अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर नोड डॉट जेएस की कौन-कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो एज अ मीन स्टैक डेवलपर अगर आप काम करते हैं तो कौन-कौन से नोड डॉट जेएस के सवालात हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसमें सिर्फ नोड डॉट जेएस को कवर किया गया है क्योंकि मीन के अंदर तो आपके पास मोंगो भी आ जाता है, एक्सप्रेस भी आता है और एंगुलर भी आता है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ नोड डॉट जेएस को देखते हैं। आज की जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर क्या चीज़ है कि हम डिस्कस करेंगे कि नोड डॉट जेएस क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए। ये सारे वो सवालात हैं जो वन बाय वन हम देखते हैं। ये 20 क्वेश्चंस हैं जो इनको हम रिव्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज नोड डॉट जेएस। नोड डॉट जेएस जो है बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आपका सवाल ये होगा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये तो क्लाइंट साइड होता है। जी जी, जावास्क्रिप्ट जो है वो दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं हम लोग वैलिडेशंस के लिए। आपको पता है पेज पोस्ट बैक ना हो, पोस्ट ना हो, तो उसके लिए आप वैलिडेशंस लगाते हैं। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ये होती है कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल किसी डेटाबेस से आपने डेटा फैच करके लाना है, या आपने कोई और सर्वर साइड कंपटीशन प्रोवाइड करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट वैसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पहले भी होती थी जावास्क्रिप्ट में, जिसको आप रिमोट स्क्रिप्टिंग भी कहते थे। लेकिन ये जो है ना वो एक कंप्लीट सर्वर साइड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ये गूगल वालों ने V8 इंजन बना के दिया है इसको। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें स्केलेबल प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। ठीक है? तो देखिए अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें 2 ही चीज़ों का ख़्याल रखा जा रहा है, स्केलेबिलिटी का और रिलायबिलिटी का। स्केलेबिलिटी ये होती है कि लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक सर्वर है और उसके ऊपर 5 लाख रिक्वेस्ट आती हैं पर डे पे। तो वो सही काम करता है, लेकिन जैसे ही 5 लाख से ज़्यादा एक साथ आ जाती हैं, यानी 10 लाख या 8 लाख, तो आपका सर्वर क्रैश होने का ख़तरा हो जाता है या फिर मेल फंक्शनिंग हो जाता है। तो और ज़ाहिर है आजकल की जो ट्रैफ़िक है वो इंटरनेट पे काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं, ऐसे फ़ीचर्स डाले जा रहे हैं कि आपका वो प्रोग्राम जो है वो जो भी रन हो वो स्केलेबल हो, यानी मल्टीपल मशीन्स के ऊपर चल रहा हो और बीच में आप एक लोड बैलेंसर लगा दें जिसकी मदद से आप वो प्रोग्राम को जो है वो अगर कोई एक सर्वर भी क्रैश हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो अपना लोड शेयर कर सके। ठीक है? तो इसी को हम बेसिकली स्केलिंग कहते हैं और ये स्केलिंग हर तरह की होती है, मतलब प्रोग्राम्स की भी होती है, और आपके जो है वो डेटाबेसेस हैं उनकी भी स्केलिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा इसकी जो सही बेनिफिट या सही पावर जो इसकी यूज़ करने में इस्तेमाल होती है, वो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं या आपके पास ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं या नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड कोई स्ट्रीम्स हैं या सिस्टम्स हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, नोड डॉट जेएस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नोड डॉट जेएस को जैसे भी हमने बताया कि स्केलेबल नेटवर्क प्रोग्राम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एक तो नंबर वन ये है कि बहुत फास्ट है क्योंकि जावा स्क्रिप्टिंग बेस्ड है, जावा स्क्रिप्टिंग बेस्ड लैंग्वेज है तो बहुत फास्ट है, इसमें कोई आपके बहुत ज़्यादा इनिशलाइजेशन या कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, तो ये फास्ट है। उसके अलावा जो चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हुई है वो नेवर ब्लॉक्स है। नेवर ब्लॉक्स से मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई ऐसी लाइन लिख दी है जिसकी वजह से एप्लीकेशन स्लो हो सकती है या ब्लॉक वाली कंडीशन में जा सकती है, तो वो उसके तो ये इसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, वो कैसे करता है अभी हम आगे देखते हैं। उसके अलावा ये एक यूनिफाइड लैंग्वेज है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हर चीज़ एसिंक्रोनस है। और एसिंक्रोनस क्या होता है? देखिए बेसिकली एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम में ये होता है कि अगर आपने कोई कोड लिखा हुआ है 10 लाइन होगा, तो 9वीं लाइन जो है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब 8वीं हो जाएगी और 8वीं तभी होगी जब वो 7वीं लाइन हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग आप करते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर आपने अपना प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन किया है कि वो एसिंक्रोनस है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पहली लाइन 1 के बाद 2 ही हो। ठीक है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 के बाद 5 भी कर सकता है और वो 8 भी कर सकता है 6 के बाद। तो ये इस तरह का जो कोडिंग होती है जिसके अंदर आपको पता नहीं होता कि कोड कब कौन सा एग्जीक्यूट होगा,
फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझ लें कि लेट्स सपोज 10 लाइनों का आपने कोड लिखा है, लेकिन 3 लाइन पे आपने कोड लिखा हुआ है इस तरह का जो कि स्लो है, यानी ये कोई आयो ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं। तो जब वो 1 2 और जब 3 पे वो आएगा तो वो वेट, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में वेट करता रहेगा जब तक कि 3 कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन नोट डॉट जेएस प्रोग्रामिंग चूंकि एसिंक्रोनस है तो इसलिए 3 को वो रोकेगा और उसको पैरेलल चलाता रहेगा, उसके बाद फिर दूसरे टास्क को करेगा, यानी 4 5 और हो सकता है 7 8 इस तरीके से करे। तो अभी हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरह काम करता है। उसके अलावा कंकरेंसी है, बेसिकली वो यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंकरेंट डेटा दे रहा होता है, इसमें स्लोनेस नहीं होती है और ये फास्ट होता है और सिंगल थ्रेडेड होता है। अच्छा, नोट डॉट जेएस के फीचर्स क्या हैं? नोट डॉट जेएस के फीचर ये हैं कि सिंगल थ्रेडेड है। देखिए आपके पास जो है ना वो दो तरह की एप्लीकेशन हो सकती है, एक होती है सिंगल थ्रेड। आपको पता है सबसे पहले एक चीज़ होती है प्रोसेस, उसके बाद उसके अंदर होता है थ्रेड। तो एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर होता है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस बना रहा होता है। लेट सपोज मैंने अपने पास वर्ड खोला, मैंने एक्सेल खोला, मैंने पावर पॉइंट खोला, तो उसने 3 अलग अलग प्रोसेस बना दिए। अब जो वर्ड के अंदर मैं जितना भी काम कर रहा हूँ तो उसमें वो थ्रेड्स बनाता रहेगा, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके से जो है ना वो काम हो रहा था, लेकिन नोट डॉट जेएस एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड बना के काम करता है और उसमें एसिंक्रोनस की अप्रोच होती है। तो अगर आप दोनों अप्रोचों को सामने रखें कि मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन सिंगल प्रोसेस के अंदर, और दूसरी आप लिखेंगे सिंगल प्रोसेस में सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन विद एसिंक्रोनस, तो इनकी बहुत ज़्यादा यानी आपको रिस्पॉन्स टाइम अच्छा मिलेगा जो सिंगल थ्रेडेड है, क्योंकि उसको मैनेज करना आसान है। तो अभी हम देखते हैं डायग्राम्स के ज़रिए से कि ये किस तरीके से होता है, लेकिन इसमें ये है कि सिंगल थ्रेडेड होता है नोट डॉट जेएस और स्केलेबल होता है, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्टिंग पावर है वो यूज़ कर सकते हैं, और ये एसिंक्रोनस होता है और इवेंट ड्रिविंग होता है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत हाई आउटपुट आप अचीव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरीके से लिखा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट में जैसे लिखा है console डॉट लॉग, इसमें लिख दिया आपने फर्स्ट, यानी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो फर्स्ट। फिर आपने मेथड यूज़ किया हुआ है सेट टाइम आउट, और आपने फंक्शन उसके अंदर पैरामीटर पास किया, उसमें लिखा हुआ है console डॉट लॉग सेकंड, और फिर इस तरह थर्ड। तो जैसे अभी हमने बताया था कि ये 3 लाइनें लिखी हुई है, तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन आउटपुट आएगा क्या, फर्स्ट थर्ड सेकंड, बिकॉज सेकंड वाला जो है ना एक फंक्शन है और उसका एक पॉइंटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फंक्शन इनिशियलाइज करने में और उसकी प्रिंटिंग करने में, हालांकि इसमें कोई डिले नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि ये अपनी फॉरन प्रोसेसिंग जो है ना मूव करके थर्ड बाकी उसके ऊपर ले जाएगा और फिर सेट टाइम आउट वाले को कॉल करेगा। तो ये इस तरीके से चूंकि ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन हो। इसमें अगर कोई डिले ऑपरेशन होगा तो वो फौरन स्विच करके आगे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम भी इस तरह लिखे जाते हैं कि उसमें जो है ना वो आपस में डिपेंडेंसी कम से कम हो कोड के अंदर, तो कोहेजन अच्छी हो और इनकी डिपेंडेंसी कम से कम हो आपस में एक दूसरे के ऊपर। उसके अलावा नोट डॉट जेएस के बस ये लिखा हुआ है नोट डॉट जेएस के हायर वर्जन के अंदर ये फंक्शन का नाम चेंज हो चुका है, इसमें सेकंड पैरामीटर नहीं होता, लेकिन ये कि आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं, सेट इमीडिएट कॉल कर सकते हैं बजाय सेट टाइम आउट की, ठीक है। अगला है नोट डॉट जेएस की एनपीएम। अच्छा, एनपीएम क्या होता है, नोट पैकेज मैनेजर, ठीक है। जब नोट डॉट जेएस आप क्या करते हैं, नोट डॉट जेएस की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, कि इंस्टॉलेशन फाइल होती है वो इंस्टॉल कर लेते हैं आप। जब इंस्टॉल हो जाती है तो उसके साथ एक एनपीएम भी होता है, एनपीएम का मतलब है नोट पैकेज मैनेजर। तो जब आप नोट को खोलेंगे, लेट्स सपोज कि मैंने अपने नोट के प्रोग्राम के अंदर कुछ आई ऑपरेशन करने हैं, या मुझे फॉर एग्जांपल कोई फाइल रीडिंग करनी है, तो मुझे बहुत सारे जो है ना नोट के मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पैकेज मैनेजर इस्तेमाल होता है और उसके अंदर इस तरह लिखा जाता है एन पी एम इंस्टॉल, यानी नोट पैक एन पी एम के जरिए से इंस्टॉल करो कौन सा पैकेज, और वो पैकेज का नाम होता है, और आगे पैरामीटर होता है डैश जी, जी का मतलब होता है ग्लोबल। तो जब नोट डॉट जी एस बनती है तो वो फिर एक अपना फोल्डर बना लेती है जहाँ पर उसके सारे ग्लोबल पैकेजेस होते हैं। तो वो ग्लोबल पैकेजेस सारे एक जगह रखे होते हैं, तो आप अपने प्रोग्राम्स को कहीं और रख सकते हैं, तो वो खुद ग्लोबल पैकेजेस से उठा लेगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर इंस्टॉल कर दिया तो फिर वो उसी फ़ोल्डर के लिए होगा, किसी और दूसरे प्रोग्राम में वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो जेनेरिक मॉड्यूल सारे ग्लोबल के अंदर इंस्टॉल हुए। ये आपको कमांड दी हुई है sudo की, ये लिनक्स के ऊपर कमांड चलेगी, तो उसमें आप इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन आप विंडोज़ में लिख सकते हैं npm इंस्टॉल पैकेज का नेम, नोट डॉट जेएस वर्जन को अगर आपने अपडेट करना है इस तरह कर सकते हैं।
अच्छा, अब सवाल ये होता है कि नोट डॉट जेएस सिंगल थ्रेडेड क्यों है? इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि सिंगल थ्रेडेड है क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो अगर आप सिंगल थ्रेडेड और एसिंक्रोनस प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का बूस्ट मिलेगा। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अगर आपके पास वेब आपकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर लोड आ रहा है तो उसकी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे और स्केलेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास मल्टी थ्रेडेड हुआ तो स्केलेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा उसमें एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो है वो स्केलेबल इतना नहीं होता। और सिंगल थ्रेड होने की वजह से ये इसकी अचीवमेंट अच्छी आएगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये एक मैंने एक इमेज लगाई है, इसमें देखिए 3 टास्क हैं, ग्रीन, ब्लू और पर्पल, सॉरी ऑरेंज। तो अगर आपको नज़र आ रहा होगा सिंक्रोनस मॉडल में क्या होता है कि आपके पास तीनों टास्क एक के बाद एक चलते हैं और उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर थ्रेडेड मॉडल है तो उसमें क्या होता है, 3 टास्क तीनों के लिए अलग-अलग थ्रेड बनेगा और वो भी थ्रेड इसी तरह एग्जीक्यूट होंगे, यानी 1, 2 और 3। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सिंक्रोनस में और थ्रेड मॉडल में। एसिंक्रोनस में क्या है कि तीनों टास्क चलेंगे लेकिन थोड़े-थोड़े करके। जैसे अगर आप ग्रीन टास्क को देखें तो 2 हिस्सों में कंप्लीट हो रहा है, ब्लू भी 2 हिस्सों में कंप्लीट हो रहा है और पर्पल ऑरेंज जो है वो तीसरे उसमें कंप्लीट हो रहा है। तो आप इस तरीके से एसिंक्रोनस मॉडल जो है वो टास्क को पार्शियल वे में कंप्लीट करता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल भी अच्छी है। देखें इसके अंदर फिगर 1 के अंदर पहला लिखा हुआ है कि अगर आपके पास सिंक्रोनस मॉडल है तो वन थ्रेड अगर होगा तो किस तरह काम करेगा। तो उसमें क्या होगा कि वन थ्रेड होगा तो पहले आप ग्रीन का टास्क होगा, फिर ब्लू का, फिर येलो का। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप फिगर 2 को देखें तो एसिंक्रोनस कोड में वन थ्रेड है। तो वन थ्रेड में किस तरीके से होगा, पहला टास्क होगा, दूसरा टास्क होगा और तीसरा टास्क होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो सिंगल थ्रेड है, ये भी सिंगल थ्रेड है, लेकिन एसिंक्रोनस है। तो एसिंक्रोनस आपको बहुत फास्ट हुआ। अभी आप देख रहे हैं 9 सेकंड में हो रहा है सिंक्रोनस कोड, लेकिन नॉन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड जो है वो 5 सेकंड में हो गया। इसी तरीके से अगर आपने सिंक्रोनस को 3 थ्रेड लेके किए तो वो 3 थ्रेड एक साथ हो रहे होंगे। ये आपकी सीपीयू की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको दिखा रहा है जैसे ग्रीन है, ब्लू है, वो सब एक पैरेलल हो रहे हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप एसिंक्रोनस कोड 2 थ्रेड के साथ लेते हैं तो वो कैसे होगा। तो ये सारे आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि डायग्राम्स के अंदर उनके टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो एसिंक्रोनस मॉडल के अंदर अचीव होती है। बाकी ये जो आपका डायग्राम 3 के अंदर लिखा हुआ आ रहा है 3 सेकंड्स, तो एक्चुअली ये इसमें ये हो रहा है कि जब आप थ्रेड ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें आपकी एक तो मैनिपुलेशंस का इशू होता है, दूसरा ये कि नॉर्मली थ्रेड्स जो होते हैं ना वो एक कंकरेंट नहीं चल रहे होते। वो मतलब एक के बाद एक ही चल रहे होते हैं, तो अपने आप को स्विच कर रहे होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा अगर आप एसिंक्रोनस कोड लिखेंगे और वन थ्रेड के साथ, तो ज़्यादा अच्छी बूस्ट और परफॉर्मेंस मिलेगी और उसको स्केलेबल भी किया जा सकता है, जबकि थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन को स्केल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसमें कॉल बैक क्या चीज़ होती है? कॉल बैक ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड कॉल किया तो एसिंक्रोनस मॉडल चलता है कॉल बैक की फंक्शनलिटी के ऊपर। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने मेथड को नहीं बताया कि यार जब ये काम कंप्लीट कर लो तो मुझे बताना, तो ये एक कॉल बैक कहलाता है। जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल एक टास्क दिया, एक टास्क को मैंने कॉल किया, वो टास्क कंप्लीट होने के बाद उसने कहाँ पहुँच, क्योंकि मेरा तो कोड एग्जीक्यूट होकर कहीं और पहुँच जाएगा। तो वो जो कॉल बैक होगा, जब मैं उस टास्क को बता रहा हूँ तुमने कंप्लीट होने के बाद यहाँ पहुँचना है, तो फिर उसे पता होगा। तो इसी को कॉल बैक कहते हैं। ठीक है। तो एसिंक्रोनस मॉडल के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपने हर फंक्शन के अंदर जो सेकंड पहला पैरामीटर आपने एरर होता है और दूसरा कॉल बैक होता है, यानी हर फंक्शन के अंदर आपने कॉल बैक पास करना होता है। तो ताकि आप उसको ये बता सकें कि भाई ये फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो तुमने वापस कहाँ पहुँच के अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, अब कॉल बैक्स तो हो गए। व्हाट आर द कॉल बैक्स हेल्प इन नो कॉल बैक हेल्प क्या होता है? कॉल बैक हेल्प ये होता है कि लेट सपोज ये एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी, तो उसमें लिखा हुआ है क्वेरी लिखी हुई है, फिर एक और नेस्टेड क्वेरी है, फिर उसके अंदर एक और नेस्टेड, 3 नेस्टेड क्वेरीज आपस में लगी हुई है। तो पहली सिलेक्ट करके लेकर आ रही है क्लाइंट से, और दूसरी जो है ट्रांजैक्शन से लेकर आ रही है, और तीसरी जो है वो अपडेट कर रही है ट्रांजैक्शन को। ठीक है। अब ये नेस्टेड क्वेरी है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक, अब इसमें क्या हो रहा है, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह डिपेंडेंट है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका कोड
किसी दूसरी लाइन दूसरी क्वेरी के अंदर फंस गया है या तीसरी क्वेरी में फंस गया है, तो या पहली क्वेरी में फंस गया है, तो आपका ये प्रोग्राम जो हैंग हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप या तो इस तरह प्रोग्राम लिखिए कि हर इफ़ का एक एल्स हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई नेस्टेड इफ्स लगाए हैं 10 8 9 लगा दिए हैं, तो वो जाहिर सी बात है हर एक की पूरी मैनिपुलेशन आपको बतानी पड़ेगी कि अगर यहाँ नहीं तो यूँ, यूँ नहीं है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह अवॉइड करना चाहिए, इस तरह का कोड करना है जिसमें कॉल बैक हेल हो जाए। तो अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से कॉल बैक है। तो ये नेस्टेड लूपिंग जो होती है ना, वो कॉल बैक हेल को प्रमोट करती है। तो इस तरह के कोड को आपने नहीं लिखना। अब इसका हल क्या है कि वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, वो लिखा हुआ है कि अगला सवाल भी यही है कि आपने कॉल बैक हेल को किस तरह प्रिवेंट करना है। तो उसको प्रिवेंट करने का पहला तरीका ये है कि हैंडल एवरी सिंगल एरर, ठीक है। जब आपने हर इफ़ का एक एल्स बनाना है और उसके अंदर आपने पूरी हैंडलिंग लिखनी है, ठीक है, जो एक मुश्किल काम है। उसके अलावा कीप योर कोड शैलो, आपने अपने कोड की शैलो कॉपियाँ बना के रखनी है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में, चंक्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तीसरा है कि मॉड्यूलराइज अप्रोच, इसमें ये करें कि आप एक पूरा मॉड्यूल बना दें, उसके अंदर फंक्शंस बना दें और फंक्शंस के बाद आप उनको बहुत ही स्मॉल लेवल टास्क में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें अचीव करें। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इन्होंने वही वर्जन कोड को ये ना लिखा है, उन्होंने क्या किया, एरर को एक जगह अपनी एक जगह लिख दिया, उसके बाद पहली ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन, तीसरी ट्रांजेक्शन आपने बना दी और उसके बाद इन तीनों ट्रांजेक्शन्स के अंदर जाके एरर की को कॉल किया हुआ है, ठीक है। यानी जब भी कोई एरर आए तो वो सेम इसी को कॉल करे। तो उससे आप समहाउ किसी तरीके से इस कोड को रियल हेल की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। उसके अलावा कोई अच्छा तरीका भी है, वो ये है प्रोमिसेस और जनरेटर्स। तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ REPL, ठीक है। तो REPL से बनता है रीड इवेल प्रिंट लूप, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इसमें ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन कर रहे हैं, कोई आप प्लस माइनस के ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको उसका आउटपुट सडनली देखना होता है। तो नॉर्मली ये होता है जावास्क्रिप्ट की जो कंसोल है उसके ऊपर आप उसे प्रिंट कर सकें, तो उसके लिए आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की जो शेल होता है उसमें प्रिंट करा सकें आउटपुट्स को। तो उसके लिए ये REPL यूज़ होता है। तो REPL की मदद से आपको जो भी डेटा आपने डंप करवाना है तो आप उसको डंप करवा के दिखा सकते हैं। ये डिबगिंग के लिए और टेस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं तो वो आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास है API की नेम और द टाइप्स ऑफ द API फंक्शंस, ठीक है। तो आपके पास जो API फंक्शंस होते हैं Node.js के अंदर, उनकी क्या टाइप्स होती हैं। तो आपके पास जो है ना, एक ब्लॉकिंग फंक्शंस होते हैं। ब्लॉकिंग फंक्शंस ये होते हैं, जैसे आपके पास ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास IO ऑपरेशंस जो होते हैं ना, यानी फाइल को रीड करना और उसका डेटा लेकर आना कंसोल के ऊपर और या बफर के अंदर, तो ये ऑपरेशन स्लो होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो आपके डायरेक्टरी सिस्टम्स में जाएगा और वहाँ जाके फिर वो फाइल्स की परमिशंस को सारा देखेगा और फिर जाके वो डेटा लेकर आएगा। तो आपने अगर ये कोड लिखा है, जैसे लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक, तो इसमें आपको बता रहा है कि फाइल को रीड करो सिंक मोड में, यानी कि उस वक्त तक वेट करते रहो जब तक फाइल अपना डेटा नहीं लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद फिर कंसोल पे डाटा डिस्प्ले करवा दो। फिर नीचे आके लिखा हुआ है मोर वर्क, यानी कोई और आपने काम आगे किया हुआ है, कोई फंक्शंस कॉल किए हुए, तो नीचे लिखा हुआ है कि दिस विल रन आफ्टर द कंसोल डॉट लॉग, ये उस वक्त कॉल होगा मोर वर्क जब आप फाइल को रीड करके उसका डेटा वेटा डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये ब्लॉक कोड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये कोड जो है ना वो ब्लॉकिंग फंक्शंस है, बिकॉज कि इसमें आपने सिंक यूज़ कर लिया है, रीड फाइल सिंक यूज़ कर लिया है। तो ये कोड उस वक्त तक रुका रहेगा जब तक कि आपके पास से ये सारा का सारा सारा प्रोग्राम्स जो है ना वो होल्ड हो जाएगी सारी उसकी एग्जीक्यूशन, जब तक कि ये फंक्शन रिजल्ट ना दे। अगर ये फंक्शन रिजल्ट नहीं देगा तो एक्सेप्शंस भी आ सकती हैं। उसके अलावा नॉन ब्लॉकिंग कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, यही कोड आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह लिखना है Node.js में कि नॉन ब्लॉकिंग हो जाए। तो आपने क्या लिखा हुआ है, fs डॉट रीड फाइल, अब आपने सिंक यूज़ नहीं किया, आपने कहा फाइल को रीड करो और उसके बाद फिर पहला फाइल का नाम और दूसरा एक फंक्शन पास किया जिसके अंदर दो पैरामीटर है, एरर और डाटा, ठीक है। तो जब एरर का मतलब यानी अभी इस फंक्शन के अंदर एरर आएगा तो भी वो इसके अंदर जाएगा और डाटा आएगा तभी जाएगा, तो उसके अंदर आपने डाटा को प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिख दी और आगे आपने नोअर वर्क लिख दिया। तो अब इसमें होगा नॉर्मली क्या होगा कि रीड फाइल जो है ना वो आपके पास अगर देर लगाएगा तो नीचे मोर वर्क पहले कॉल हो जाएगा और आपका कोड सेव हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो इसमें आपका ये कोई ब्लॉकिंग नहीं है, ये नॉन ब्लॉकिंग है।
और यही सबसे बेस्ट अप्रोच है Node.js के अंदर काम करने के लिए। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके पास नॉर्मली ये भी सवाल पूछा है Node.js के अंदर कॉल बैक फंक्शंस के अंदर पहला पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, तो एरर होता है, ठीक है, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है ना उसके अंदर एरर होता है, ताकि कोई अगर एरर आ जाए तो उसको भी आप कैट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये दिया हुआ है, जैसे आपके पास ये कोई कॉल बैक फंक्शन है, उसमें पहला एरर है, दूसरा रिजल्ट है, तो आपने लिखा अगर एरर है तो फिर आपको कोई और काम करना है, और अगर आपके पास रिजल्ट आ गया तो फिर आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, जो भी आपके आपके परफॉर्म करना है। उसके बाद वो पूछा है कि Node.js के अंदर npm की क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, किस लिए इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है Node.js जो है एक ऑनलाइन रिपोजिटरी होती है। ऑनलाइन रिपोजिटरी पे सारे तरह नोड जो है, आप कोई भी अपने मॉड्यूल बना लें, फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शनलिटी कोई जेनेरिक बना दी है, लेट्स सपोज को सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना दिया है, या आपने कोई फाइल रीडिंग का कोई बना दिया है, या आपने जो स्टॉक डाटा होता है उसका कुछ आपने कुछ बना के रख दिया, तो उसको आप एक नोड पैकेज, उसका एक नोड मॉड्यूल बना के आप उसको नोड की वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो उसकी मदद से होगा एनपीएम जो होगा ना, जो जेनेरिक जितने मॉड्यूल पड़े हुए ना उनको ऑनलाइन रिपोजिटरी की नोड यानी कंसोल के थ्रू आप नोड की कमांड लिख के नोड डॉट एनपीएम की कमांड लिख के आप वो मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। तो पैकेजेस या डिपेंडेंसीज कमांड लाइन के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए एनपीएम यूज़ किया जाता है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि यार ये नोड डॉट जेएस और एजेक्स में क्या फ़र्क है। तो आपको बताएं कि एजेक्स जो है वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कॉल्स होती है, ठीक है, यानी अगर आपने सर्वर साइड से कोई डाटा लेकर आना है तो आप सिंपल एजेक्स की एक छोटी सी कमांड लिखेंगे जे क्वेरी के थ्रू या कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप उसका डाटा या कंटेंट जो भी है वो उठा के ला सकते हैं। जबकि नोड डॉट जेएस जो है वो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का, और उसके थ्रू जो है वो पूरी एप्लीकेशन एंटायरली मैनेज हो सकती है। यानी वो एप्लीकेशन किसी भी सर्वर पे नहीं चलेगी, ना टॉम कैट, ना अपाची, ना आईएएस, बल्कि वो एक सेपरेटली नोड डॉट जेएस के सर्वर उसके अंदर आप बना के आप चला सकते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक छोटा सा लाइब्रेरी का फंक्शन है और ये पूरी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नोड डॉट जेएस जो है ना वो एक पूरी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एजेक्स एक छोटी सी कॉल है। अच्छा, एक्सप्लेन द चेनिंग। चेनिंग क्या होती है? चेनिंग से मतलब ये कि नहीं, एक आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आउटपुट जो है वो स्ट्रीम के तौर पे कंसीडर हो, यानी एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम, आपको पता है हैवी डेटा स्ट्रीमिंग के लिए चेनिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा मतलब कोई भी स्ट्रीमिंग टाइप की एप्लीकेशन आपने बनाया तो चेनिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद आपसे पूछा है कि स्ट्रीम्स क्या होती है नोड डॉट जेएस के अंदर, और कितनी टाइप की स्ट्रीम्स हो सकती है। तो आपके पास जो नॉर्मली चार टाइप की होती हैं, एक रीडेबल स्ट्रीम्स होती हैं, एक राइटेबल स्ट्रीम्स होती हैं, एक डुप्लेक्स यानी कि जिसमें रीड और राइट होती है, और एक ट्रांसफॉर्म टाइप की होती है जिसमें रीड और राइट भी होता है, साथ में कुछ कंप्यूटेशंस भी होती है। तो यही चार तरह की स्ट्रीम्स होती हैं। उसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि एग्जिट कोड्स क्या होते हैं नोड डॉट जेएस के अंदर। आप अगर आपने कोई प्रोग्राम है एग्जिट करना है या एग्जिट किसी प्रोसेस से हो जाता है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके कोड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके कोड ये है कि पहला अनयूज्ड है, यानी आपने कोई ऐसा कोड लिख दिया है जो कि अनयूज्ड है, तो वो अनयूज्ड अगर आप यूज़ करेंगे कीवर्ड तो वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। उसके अलावा अनकॉज फैटल एक्सेप्शंस, यानी ऐसे अपने एक्सेप्शंस प्रोग्राम आपको थ्रू कर रहा है जो आपने कैच ही नहीं की, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। फैटल एरर आ गया, कोई कोई ऐसी एक्सेप्शंस आ गई हैं, कोई ऐसे एरर आ गए जो कि आपने हैंडल नहीं किए हुए हैं और वो आपका प्रोग्राम मुस्तकिल थ्रो किया जा रहा है, तो वो आपका मसला हो सकता है। उसके अलावा नॉन फंक्शन इंटरनल एक्सेप्शन हैंडलर होते हैं, ठीक है, यानी आपके पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस तो नहीं है, जबकि उसके अंदर कोई एक्सेप्शंस आ जाती है हैंडलर जिसको आपने हैंडल नहीं किया हुआ। उसके अलावा इंटरनल एक्सेप्शन हैंडलर रन टाइम, कुछ ऐसी रन टाइम एक्सेप्शंस होती हैं जो कि आपको नहीं पता होता। जैसे अगर आपने एक फ़ाइल रीड करी, वो फ़ाइल पीछे से पहले से डिलीट हो चुकी है, वो एक रन टाइम पे बाद में फिर आपको दोबारा उस फाइल को रीड करना है, तो रन टाइम पे आपके पास फ़ौरन एरर आ जाएगा, आपको पता नहीं है। तो वो सारा कुछ। उसके अलावा इवेल्यूएट जावास्क्रिप्ट इवेल्यूएशन फेलियर भी हो सकता है, यानी आपने कोई कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कुछ नंबर्स को आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो वो सही तरह अगर नहीं किया तो फिर भी एक्सेप्शंस आ सकती है। ये एग्जिट कोड्स हैं। उसके अलावा ग्लोबल्स क्या होते हैं डॉट जेएस के अंदर? ग्लोबल्स ये होते हैं
एक ग्लोबल नेम स्पेस होते हैं, जिसमें आपका तमाम का तमाम डेटा या ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी आप नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू कोई भी आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर डैश जी आप यूज़ कर सकते हैं। डैश जी का मतलब है कि ग्लोबली इंस्टॉल करो, यानी इसने एक फ़ोल्डर बनाया होता है विंडोज़ के अंदर, उसी के अंदर ही जो है ना तमाम के तमाम जो है ना नोट के ग्लोबल सारे के सारे इसने अपने पास रखे होते हैं और उसका पाथ इसी का मौजूद होता है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास इसमें प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। और वो प्रोसेसेस जो है वो क्या होते हैं, ये भी एक ग्लोबल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं कि एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं और उसकी एसिंक्रोनस कॉलबैक्स होते हैं और उसके अंदर प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है। यानी आप कोई भी पैकेज वगैरह आप कोई उठाते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती है। ठीक है। उसके अलावा बफ़र्स भी होते हैं। ठीक है। तो बफ़र्स में ये होता है कि नोट जेएस का जो बाइनरी डेटा होता है वो अगर आपने स्टोर करके अपने रखना है तो बफ़र्स के ऑब्जेक्ट्स यूज़ है, इसके अंदर फिर मेमोरी साइज़ वगैरह सारा आपने बताना पड़ता है। अच्छा, अब आपके पास एक सवाल और है कि एंगुलर जीएस और नोट जेएस के। एंगुलर जीएस जो है ना एक पूरा एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ठीक है। और इसमें फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है नॉर्मली। ठीक है। तो उसमें आप तमाम के तमाम फ्रंट एंड के ऊपर कोई डेटा रेंडरिंग करनी है, सारा कुछ करना है तो आप एंगुलर जेएस को यूज़ करेंगे। जबकि नोट डॉट जेएस जो है ना वो पूरा सर्वर साइड आपके पास होता है। उसके अलावा दूसरा फ़र्क ये है, वो ये एंगुलर जेएस जो होता है ना वो डॉम को एक्सेसिबल होता है, यानी डॉम जो होता है ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको पूरा एक्सेस कर सकता है। और उसके ऊपर क्या डाटा डिस्प्ले कराना है, किस तरह डिस्प्ले करवाना है, एपीआई की कॉल्स कैसे लिखनी है, डेटा फैच कैसे करके लाना है। जबकि नोट डॉट जेएस जो है ना चूंकि सर्वर साइड है तो इसलिए इसके पास डॉम का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो ये इसे नहीं पता होता कि सर्वर पे डाटा कैसे डिस्प्ले करवाना है। ये सिर्फ बैक एंड की सर्विसेज वगैरह को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये आपके पास सवाल है वाई कंसिस्टेंट स्टाइलिंग इज इम्पोर्टेंट, और उसके लिए कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं। कंसिस्टेंट स्टाइलिंग ये है कि consistent styling helps the member to modify the project easily without having to get used in the new style every time। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भाई कंसिस्टेंट स्टाइलिंग का मतलब है कि आप एक प्रॉपर एक स्टाइल बना के रख दें, हर दफ़ा हर प्रोग्राम्स के अंदर जाके आपको कोई स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड यूज़ करें, आप उसकी CSS फाइल बना लें और उन CSS फाइल्स को अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट स्टाइलिंग देते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 20 सवाल हैं जो नोट डॉट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आप नोट डॉट जेएस अगर आपने इंस्टॉल नहीं किए तो आप उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद उसके हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम वगैरह देखें तो आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।